हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी जोश और पूरे लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा जो एग्ज़ाम है यूपी पीजीटी और टीजीटी वाले जो एग्ज़ाम हैं उनकी आप लोगों ने एक मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा। अभी न्यूज़ आई है रिसेंटली कि उस दिन कॉलेजेस की इंटर कॉलेजेस की छुट्टी रहेगी जिस दिन ये एग्ज़ाम होंगे। मीन्स जो हमारी डेट डिसाइड थी अक्टूबर की और दिसंबर की, उन्हीं डेट्स में हमारे एग्ज़ाम होने हैं, ऐसा क्लियरली उस न्यूज़ से पता चल रहा है। बहुत बार हमारे एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुए हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है कि अगर मेरी तैयारी में अभी थोड़ी मुझे कमी दिखाई दे रही है तो एग्ज़ाम शायद इस बार भी पोस्टपोन हो जाए। तो ऐसा इस बार आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना रखें, और मैं आपको ये हल्का सा रिमाइंडर इसलिए देती रहती हूँ सो दैट आप अपनी तैयारी की जो स्पीड है उसको मेंटेन रखें और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार फाइनल है कि इस बार पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज बहुत बार ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं हमारे। तैयारी की ही बात करें तो हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। एक नया प्रैक्टिस सेट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रैक्टिस सेट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ। फैट का इमल्सिफिकेशन किसकी एब्सेंस में नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज लाइपेज, सेकेंड वन इज बाइल पिगमेंट्स, थर्ड वन बाइल सॉल्ट्स एंड फोर्थ वन इज पैंक्रिएटिक जूस। इनमें से क्या नहीं होगा तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स का, जो फैट है हमारे डाइट में या खाने में, उसके बड़े ग्लोब्यूल्स का स्मॉल ग्लोब्यूल या स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूटना, ब्रेक डाउन होना, सो दैट इजीली उसको फिर डाइजेस्ट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, और पाइसीकरण बोलते हैं उसको, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ग्लोबलेट्स में या ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। एंड डाइजेशन नहीं होगा। अब ध्यान ये रखनी है ये चीज कि इमल्सिफिकेशन में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो किसी और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होता है, ओनली क्या होगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको इमल्सिफिकेशन बोलेंगे। एंड उसके लिए कौन हेल्पफुल होता है, किसकी प्रेजेंस में ये होता है? बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में। मीन्स बाइल सॉल्ट जो हमारे लीवर से प्रोड्यूस होते हैं उनका रोल होता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, और फिर वो डाइजेस्ट करनी आसान हो जाती है इस तरह से। उससे जो फैट ड्रॉपलेट्स बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में फैट के लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में, जिससे उनका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है एंड उनको डाइजेस्ट करना फिर आसान होता है। डाइजेस्ट करने के लिए किसका रोल होता है? फिर डाइजेशन में रोल होगा किसका? लाइपेज एंजाइम का। इन्होंने सिर्फ इमल्सिफिकेशन की बात की थी तो हमने बाइल सॉल्ट आंसर किया। अगर यहीं पर डाइजेशन की बात होती, फैट जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, फैट की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी हुई है, लिपिड्स की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, किससे बने होता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। सो इसका डाइजेशन जो होता है वो उसी में होगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल सिंपलर फॉर्म में। अगर उसमें तोड़ने की बात होती, डाइजेशन की बात होती क्वेश्चन में, देन आवर आंसर विल बी लाइपेज। यहाँ पर इमल्सिफिकेशन की बात है तो इमल्सिफिकेशन बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में होगा एंड आफ्टर दैट लाइपेज एंजाइम क्या करता है? फैट को फैटी एसिड्स और उन ड्रॉपलेट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में उनका ब्रेक डाउन करता है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बाइल सॉल्ट, ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1 इज। विटामिन B1 का बेस्ट सोर्स क्या है? नंबर 1 ऑप्शन इज होल व्हीट ब्रेड, नंबर 2 कोड लीवर ऑयल, नंबर 3 एग एंड नंबर 4 इज कर्ड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा होल व्हीट ब्रेड। होल व्हीट का मीनिंग क्या है बेटा? गेहूं से, पूरे सीड से अगर ब्रेड प्रिपेयर किया जाता है तो। विटामिन B1 की बात करें, केमिकल नेम इसका क्या होता है? थाइमीन। और ये मिलता कहाँ है जनरली? इन आउटर कोट ऑफ सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स के आउटर कोट में। मीन्स हम क्या करते हैं, जो अनाज होता है उसको हम क्या करते हैं? पिसवाते हैं और आटा जो बनेगा उससे रोटी बनाते हैं, तो उसको छान कर बनाते हैं। तो आई थिंक उसको छान कर बनाना जो है वो हेल्थ पर्पज से हम क्या कहेंगे? गुड नहीं है, बिकॉज उसमें क्या जा रहा है? विटामिन B1 जा रहा है। विटामिन B1 किसके अंदर है? उस छिलके में है, उस सीड कोट में है, जिसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो विटामिन B1 का सोर्स क्या हो गया? सीड्स की आउटर कोट जो होती है। मीन्स
और उसमें कुछ सीड्स में कौन आ जाता है, सीरियल ग्रेन्स भी आ जाते हैं, अनाज हमारे जितने हैं, सो वीट भी इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सारे सीरियल ग्रेन्स जो है, अनाज जो है हमारे, उनकी कोट में ये प्रेजेंट होता है। और एक चीज और याद रखेंगे, बाय बैक्टीरिया इन कोलन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन कोलन। इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में बैक्टीरिया भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। सो क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं विटामिन B1 के? होल ग्रेन प्रोडक्ट जितने भी हैं, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, ब्रेड है, राइस है, पास्ता एंड फ्लोर, इन सब में विटामिन B1 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंसिटियल और सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन। किसकी एपिडर्मिस जो होती है वो किस तरह की होती है, सिंसिटियल या फिर सिनोसिटिक होती है? नंबर 1 ऑप्शन इज हाउस फ्लाई, नंबर 2 एस्केरिस, नंबर 3 मेटाफायर, नंबर 4 पेरीप्लेनेटा। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी एस्केरिस। आप जब इस फाइलम को पढ़ोगे एस्केरिस को, एस्केरिस आता है हमारा किसमें, निमेटोडा और एक्लेमेंथीज भी बोलते हैं इस फाइलम को। एंड इस फाइलम में जो मेंबर्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस सिंसिटियल कंडीशन में देखने को मिलती है। राउंड वर्म, पैरासिटिक राउंड वर्म बोलते हैं, और इनको कॉमनली इनकी जो शेप होती है, बॉडी शेप, वो सिलेंड्रिकल होती है, राउंड वर्म कहते हैं इसलिए इनको। और पैरासिटिक होते हैं जनरली, इनकी एपिडर्मिस सिंसिटियल कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन में होती है। सिंसिटियल या सिनोसिटिक किसको बोलते हैं बेटा? आई होप आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी एक बार हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं और विदाउट सेप्टा, मीन्स एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट है और बिना सेप्टा के, उसमें बीच में सेप्टा नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंसिटियल या सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। एंड दैट इज फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एस्केरिस। मेटाफायर एक तरह का अर्थवर्म होता है। हाउस फ्लाई जो है उसकी एपिडर्मिस आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा, ये सेलुलर होती है। पेरीप्लेनेटा, ये भी हमारा कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा, इसकी भी एपिडर्मिस सेलुलर ही होती है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2 एस्केरिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा इस फाइलम का, निमेटोडा का। सो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे कि इसमें इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंसिटियल कंडीशन में होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीन्स ये फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हमारे, एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी उसी से रिलेटेड है। इन पोलीकीट द CTR, पोलीकीट में जो CT होते हैं वो क्या है, सॉरी किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन 1 इज न्यूमरस, ऑप्शन 2 सिंगली अरेंज्ड, ऑप्शन 3 अरेंज्ड इन बंडल्स एंड ऑप्शन 4 इज फ्यूज्ड। हियर द करेक्ट आंसर विल बी अरेंज्ड इन बंडल्स। बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। पहली बात करते हैं पोलीकीट जो वर्ड आया है यहाँ पर। पोलीकीट इज अ क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के अंदर ये क्लास आती है और इनमें क्या प्रेजेंट है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें, एनिलिडा में ही होता है, उसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती है बॉडी में। उसकी जो मसल्स होती हैं एपिडर्मिस में या फिर कहिए इसकी बॉडी वॉल में, वही उसकी हेल्प करती है मूवमेंट में। बट कुछ जो हम बात कर रहे हैं पोलीकीट की, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया आर द अपेंडेजेस। कैसी अपेंडेजेस, लोकोमोटरी अपेंडेजेस होते हैं जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और पैरापोडिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स में CT प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया के ऊपर क्या है, CT प्रेजेंट है और सारे सेगमेंट में ये CT प्रेजेंट है, बंडल्स की फॉर्म में अरेंज है। लगभग हर सेगमेंट में 80 से 120 इनका नंबर रहता है, 80 से 120 हर सेगमेंट में। सो ये किस तरह से अरेंज होते हैं, बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और सारे सेगमेंट में केवल फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलर सेगमेंट जो होता है, क्लाइटेलम जिसको हम बोलते हैं, उसको छोड़कर बाकी सारे सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 3 अरेंज्ड इन बंडल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पंज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। फिर से हमारा ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आ गया, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं आप देखोगे तो। स्पंज को जो आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे, किस कैरेक्टर से? कोएनोसाइट्स है या कैनाल सिस्टम है, वन एग्जिट एंड इन्यूमरेबल माउथलेट्स हैं, या ऑल ऑफ द अबव है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। जिसने पोरीफेरा फाइलम को या स्पंजेस को कहाँ से पढ़ा है, 11th क्लास NCERT से भी पढ़ा है, वो भी इजीली इसका आंसर कर देगा। बिकॉज जब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं तो कोएनोसाइट्स, जिनको कोलर सेल्स भी बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स होती हैं, ये इनकी बॉडी वॉल में, इनकी बॉडी कैविटी में, जिसको स्पोंजोसील कहते हैं, इनके पास एक बॉडी कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील। और उस स्पोंजोसील में अंदर की तरफ एक सेल्स होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिनको कोलर सेल्स या कोएनोसाइट्स कहते हैं। दैट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम स्पंज। स्पंज का
सो स्पोंजोसील की इनर साइड में ये सेल्स होती हैं कोइनोसाइट्स या कोलर सेल्स, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया उनका। नाउ द नेक्स्ट इज कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम भी इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पंज या पोरीफेरेंस का। क्या होता है इनके पास, इनको कंटिन्यूस करंट की जरूरत होती है वाटर के, और वो करंट इस कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटर जाता है, और वाटर की एंट्री के लिए क्या होता है, बहुत सारे माउथलेट्स होते हैं जिनको ओस्टिया बोलते हैं, और एक एग्जिट होता है जिसको ओस्कुलम बोलते हैं। तो ओस्टिया और ओस्कुलम की प्रेजेंस, ये कुछ ओपनिंग्स होती है जिनसे वाटर एंटर करता है और बाहर निकलता है इस कैनाल के थ्रू। तो वाटर फ्लो करता है किस किस रोल के लिए, किस फंक्शन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। मीन्स इसको जो O2 CO2 का एक्सचेंज करना है, या जो इसको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जिन से अपना फूड की तरह यूज करेगा जिन सोर्सेस को, और एक्सक्रेशन के लिए भी ये इस कैनाल सिस्टम का यूज करता है। तो कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस, ओस्टिया ओस्कुलम की प्रेजेंस और कोइनोसाइट्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक या यूनिक फीचर हैं हमारे किसके, स्पंजेस के या पोरीफेरा के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैकिंग इन एन एनिमल सेल। एक एनिमल सेल में इनमें से क्या नहीं होता है। ऑप्शन 1 इज प्लाज्मोडेस्मेटा, ऑप्शन 2 80S राइबोसोम्स, ऑप्शन 3 सेंट्रियोल एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में होता है, बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है। 80S राइबोसोम ये एनिमल सेल में हो सकता है बिकॉज यूकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक में कैसा होता है 80S टाइप का होता है, और प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है। सेंट्रियोल ये तो एनिमल सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। हमने मियोसिस अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहां जाना था कि सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं जिससे, और क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करने में वो स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो ये होते हैं एनिमल सेल में, ये प्लांट सेल में नहीं होते। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर प्लाज्मोडेस्मेटा हो जाएगा, विच इज फाउंड इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। ये प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। क्या है ये, स्मॉल चैनल्स होते हैं जो प्लांट सेल्स को टुगेदर कनेक्ट करते हैं सब्सटेंसेस की फ्री मूवमेंट करने के लिए। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इनके बीच में इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए चैनल्स होते हैं जो इनसे सब्सटेंसेस को एक सेल से दूसरी सेल में या दूसरी सेल से तीसरी सेल में ऐसे मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेस ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन। बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम की सक्सेस जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने में किस चीज पर डिपेंड करती है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अबव बाय द पीपल। ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अबव बाय द पीपल, जब तक कोई जो लोग हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन सारे मेथड्स को, तब तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब तक पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं बैठता है। सक्सेस तभी होगी इन प्रोग्राम की, ये तभी सक्सेसफुल होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में जब लोग इन मेथड्स को यूज करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस अल्टीमेटली उसी बात पर रिलाई करती है कि पीपल की विलिंगनेस कितनी है उनको यूज करने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं और उनको प्रचार वगैरह किया जा रहा है और बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू सबको बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है लोगों को, बट अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी ये भी सर्जिकल मेथड है जिनमें क्या किया जाता है, जो फीमेल है ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है और वेसेक्टोमी मेल में। वेसेक्टोमी में जो वास्ट डिफरेंस होती है जो कहाँ से जा रही है, टेस्टिस से जा रही है और यूरिथ्रा में स्पर्म को लेकर जाती है सीमन को, तो उसको कट करके टाई अप कर दिया जाता है दोनों साइड से, सो दैट यहाँ से स्पर्म जाए बट यहाँ ना जाए, तो इजैकुलेशन में स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर ना करे और यहीं पर स्पर्म बनते रहते हैं और उनका फेजोसाइटोसिस होता रहता है। ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, ये ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट करके टाई अप कर दिए जाते हैं उसके दोनों एंड्स। इसमें भी क्या होता है, इसमें एग्स बन के जाएंगे ओवरी से बट यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। जिस साइड पर फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ स्पर्म आता है वहाँ तक जाएंगे ही नहीं एग, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट इन सारे मेथड्स को जब कोई पीपल जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, यूज करेंगे, तभी इनका क्या होता है, रिजल्ट देखने को मिलेगा या इनका कोई इफेक्टिवनेस होगी। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अबव बाय द पीपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बी वैक्स ग्लैंड्स आर फाउंड। इनमें से किस बी में वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्वीन बी में, ड्रोन में, वर्कर्स में, बोथ इन क्वीन एंड वर्कर बीज।
किस में देखने को मिलती हैं वैक्स ग्लैंड्स? आप जानते हैं बी जो है वो एक सोशल एनिमल है, सोशल इंसेक्ट है, जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। और सोशल से मतलब ये है कि कई जो कॉलोनी होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। तो कौन कौन मेंबर्स होते हैं? एक क्वीन बी होती है, एक ड्रोन होता है, और बाकी सारी जो होती है वो वर्कर बी होती हैं। वर्कर बी है क्या एक्चुअली? दीज आर फीमेल हैं ये बेसिकली, बट स्टेराइल फीमेल हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी, ब्रीडिंग नहीं करेंगी, तो ये स्टेराइल हैं। और फिर ये बाकी सारे काम करती हैं, जो भी एक बी हाइव के अंदर बाकी सारे काम होते हैं। लाइक 2 चीजें बनानी है, हनी बनानी है, वैक्स बनाना है, तो उसके लिए जो भी बाहर से पोलन या नेक्टर जो भी लेकर आती हैं वो ये काम करती हैं। जो क्वीन बी होती है उसकी देखभाल करती है, एग्स की देखभाल करती है, हाइव का फॉर्मेशन करती है, सारे काम ये देखती हैं। क्वीन बी जो होती है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल फीमेल होती है, और जो एग ले करती है। और ड्रोन 1 या 2 होते हैं जो क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं क्वीन बी के साथ। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में कि जो वैक्स ग्लैंड्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? तो वो भी हमारी वर्कर्स में ही होती हैं, वर्कर बीज में। स्पेशलाइज ग्लैंड्स होती हैं उनके एब्डोमेन में, 8 ग्लैंड्स होती हैं, और क्या करती हैं? वैक्स सीक्रेट करती हैं, और स्केल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट हनीकॉम्ब। So the correct answer here will be option 3, workers. Now the next question is, consider the statement given below regarding contraception and answer as directed thereafter. कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं कॉन्ट्रसेप्शन और उससे रिलेटेड, और उन स्टेटमेंट को देखना है और फिर आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। ये हमारी एनसीईआरटी में भी लाइन है कि एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान सेफ होता है जनरली, और ऐसा होता है, दिस इज फैक्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान सेफ रहता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मींस प्रेगनेंसी को पूरा होने से पहले उसको मेडिकली क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई जो मदर है उसको या फीटस को कोई प्रॉब्लम है, कोई रिस्क है, तो ऐसे केसेस में ये अलाउड होता है। सेकेंड है, जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स आर द इन्फेंट अप टू 2 years। 2 साल तक जब तक मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है इन्फेंट को, तब जनरली कंसेप्शन के चांसेस निल होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कंसेप्शन के चांसेस यहाँ पर निल नहीं होंगे, कम होंगे ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 years। यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन डिले हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, एंड फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, बट इट इज नॉट रिलायबल फॉर्म ऑफ कंसेप्शन। इसे हम एक रिलायबल फॉर्म नहीं मान सकते कंसेप्शन की, और निल तो नहीं होगा, यहाँ पर चांसेस घट जाएंगे, फर्टिलिटी घट जाएगी, बट निल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस मींस फीमेल की यूट्रस में जो पुट की जाती हैं लाइक कॉपर टी, वो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। सो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉन्सेप्शन पिल्स में भी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन। कंसेप्शन को रोकने के लिए कोइटस के 1 week बाद भी कंसेप्शन पिल्स ली जा सकती हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। 1 week तक नहीं ली जा सकती, उसके बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर पूछा क्या है, विच 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट, ए सी, ए बी, बी सी, सी डी। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे क्या क्या हो जाएंगे, ए सी, यानी ए जो स्टेटमेंट हमारा था और सी स्टेटमेंट इंट्रायूट्राइन डिवाइस वाला, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली सेफ होती है, ये वाला। तो बाकी तो हमारे जो बी और डी स्टेटमेंट है वो यहाँ रॉन्ग हो जाएंगे। So the correct option will be option 1. Now the next question is, the test tube baby program employs which one of the following techniques? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इनमें से कौन सी टेक्निक को एम्प्लॉय करता है, मींस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जिसको हम IVF भी बोलते हैं, उसमें इनमें से क्या फॉलो होता है? ऑप्शन 1 इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन 2 इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ऑप्शन 3 गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट बोलते हैं जिसको, एंड जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिसको जिफ्ट बोलते हैं। तो इनमें से हमसे पूछा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इनमें से क्या एम्प्लॉय होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिफ्ट कहते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में हम पढ़ते हैं 12th NCERT में। सो अगर आपने वो भी चैप्टर किया पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आप बहुत इजीली आंसर कर दोगे इसका। जिफ्ट क्या होता है बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जिसको हम IVF भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोग्राम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो का क्या मीनिंग है? मींस फीमेल की बॉडी के आउटसाइड टेस्ट ट्यूब में या फिर आर्टिफिशियल लैब कंडीशंस में क्या कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है।
क्या लिया जाता है, स्पर्म लिए जाते हैं और एग लिए जाते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल कंडीशन में कराया जाता है बाहर टेस्ट ट्यूब में, लैब की कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पर्म है वो डोनर के भी लिए जा सकते हैं और जो फादर है उससे भी लिए जा सकते हैं। सिमिलरली एग के लिए भी यही केस है, डोनर से भी लिए जा सकते हैं और मदर से भी लिए जा सकते हैं। अगर हेल्दी वहाँ है मदर के तो वहाँ से लेंगे, अदरवाइज डोनर के। फर्टिलाइजेशन बाहर कराकर अब उसका क्या किया जाता है, उसको इम्प्लांट किया जाता है जाइगोट को। जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो अब उस जाइगोट को इम्प्लांट किया जाता है ईदर इन फैलोपियन ट्यूब और इन यूट्रस, या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है या फिर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या किया जाता है, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। एक IUT होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी कि उसमें क्या करेंगे, सीधा यूट्रस में। अगर 8 से 16 ब्लास्टोमियर तक का डेवलपमेंट बाहर हो गया तो उसके बाद फिर उसको यूट्रस में कर देते हैं डायरेक्ट, और तब तक अगर 8-16 तक की सेल्स तक ही रहता है ब्लास्टोमियर्स तक, तो उसको फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये तो एक स्टेप हुआ ना IVF का। जिफ्ट जो है ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये एक स्टेप हुआ, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी सारा डेवलपमेंट फिर फीमेल की बॉडी के इनसाइड यूट्रस में होता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये क्या होता है, यहाँ पर जो एग हैं, एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली। तो इस प्रोसेस में क्या है, ये प्रोसेस इसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी, सो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। इसके बाद इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये भी एक क्या है, इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराना यूट्रस में। तो यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फीमेल की बॉडी में ही हो रहा है। तो ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, मतलब ऐसे कपल्स जो स्टेराइल हैं या फिर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ऑफस्प्रिंग, तो उन केसेस में यूज तो होती है ये, बट ये एक अलग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर IVF में क्या होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की बॉडी के। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या है, इसमें गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो ये ऐसे केसेस में किया जाता है जहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, फीमेल जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मेल जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है नॉर्मल। तो ऐसे केसेस में गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये भी इसके अंदर नहीं आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर 4. Now the next question is albinism is a congenital disorder non synthesis of melanin. albinism क्या होता है, इसमें मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होता। ये एक congenital disorder है, मीन्स एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ द एंजाइम। किस एंजाइम की कमी से होता है, ऑप्शन 1 कैटालेज, ऑप्शन 2 फ्रक्टोकाइनेज, ऑप्शन 3 टायरोसिनेज, ऑप्शन 4 जेंथीन ऑक्सीडेज। हियर द करेक्ट आंसर विल बी टायरोसिनेज। टायरोसिनेज क्या करता है, एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन हमारी, उसको कन्वर्ट करता है मेलानिन में। तो यहाँ पर ये टायरोसिनेज एंजाइम की अगर कमी हो जाती है लैक में, इसकी क्या नहीं होगा, मेलानिन नहीं बनेगा। और मेलानिन नहीं बनेगा तो जो मेलानिन है वो स्किन, हेयर और आईज को कलर प्रोवाइड करता है, वहाँ कलर नहीं आएगा। और ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स की वजह से होता है, होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स की वजह से। और इसमें होता क्या है कि टायरोसिन जो है वो फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू LDOPA, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट होता है, वो डोपाक्विनोन में, एंड डोपाक्विनोन इज कन्वर्टेड इनटू मेलानिन। तो इसमें क्या होता है, जो डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन है वो बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है, बट मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता है टायरोसिनेज एंजाइम की लैक की या एब्सेंस की वजह से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्ड सिंड्रोम इज ऑन अकाउंट ऑफ। एडवर्ड सिंड्रोम किसकी अकाउंट पर, यानी किसकी वजह से होता है, 45 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46, प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम ऑन 18th पेयर ऑफ ऑटोसोम, प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम ऑन 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम, प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम ऑन 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम। और इसको जब मैं लर्न करती थी तो उसका एक मेथड मैंने बनाया था, एड ड आ रहा है और 18th में ट, 18th पेयर ऑफ ऑटोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, मीन्स 46 के प्लेस पर 47 ट्राइसोमी होगी, तो एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा ना, 47 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हो जाते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में। फिर उसके बाद बाकी बात करें तो 45 इंस्टेड ऑफ 46 ही हमारे टर्नर सिंड्रोम में होते हैं,
प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम ऑन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 21st पेयर जो हमारा ऑटोसोम है उसके ऊपर ट्राइसोमी, ये हमारी डाउन सिंड्रोम में होती है, और 3 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स ये हमारे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होते हैं। तो बहुत सारे सिंड्रोम्स ऐसे ये हमारे कॉमन से हैं जिनको आप अच्छी तरह जरूर एक बार देख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ्टिंग बिटवीन 2 मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हमने किसी प्रैक्टिस सेट में किया था। 2 मेंबर्स एक ही स्पीसीज के हैं, उनके बीच अगर ग्राफ्टिंग होती है तो उसको एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट या नन ऑफ द दीज बोलेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन 1 एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या है बेटा, मेंबर्स तो सेम ही स्पीसीज के हैं। और ऑटोग्राफ्ट में क्या है, ऑटोग्राफ्ट में मतलब हमने ग्राफ्ट का मतलब क्या है कि हम किसी का ऑर्गन या किसी का कोई पार्ट किसी में सर्जिकली क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ओटो बोलेंगे अगर उसी के बॉडी का पार्ट है, वो उसी के बॉडी का, सेम ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। एलो बोलेंगे सेम स्पीसीज का है बट उसकी बॉडी का नहीं है। और जीनो होगा अगर हम किसी और ही स्पीसीज का कोई पार्ट दूसरे में ग्राफ्ट कर दे, ग्राफ्टिंग कर दे, तो उसको जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट बाय। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट किससे रहती है, नाइट्रोजन साइकिल से, थंडरिंग और लाइट से, एंजाइम से, या बोथ 1 and 2। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको अगर आप एक बार देखेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है 78% है, उसको कुछ बैक्टीरिया, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाइक थंडरिंग और लाइट के थ्रू उसका फिक्सेशन होता है। अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, उसको प्लांट यूज करते हैं, प्लांट से एनिमल में जाती है, वो प्लांट अपनी प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए यूज कर लेते हैं उसको, फिर एनिमल की बॉडी में एनिमल प्रोटीन बन जाते हैं, और जब ये दोनों मरते हैं, डेड होते हैं, तो दोनों से डिकम्पोजिशन होकर वो वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है नाइट्रोजन। तो इस यहाँ पर कौन कौन सी बात की है, पूरी साइकिल बोला है और थंडरिंग और लाइट बोला है, तो दोनों से ही कॉन्स्टेंट बनी रहती है नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 4। Now the next question is the formula for the calculation of population density is D is equals to N upon A upon T. In this formula A represent, A किसको represent करता है इस फॉर्मूले में, तो population density का जो ये फॉर्मूला है ये whole world population है, इसमें A का मीनिंग या यूनिट ऑफ टाइम है या फिर एरिया ऑफ द लैंड है या population density. So the correct answer here will be area of the land, option number 4. D क्या है यहाँ पर population density, और N क्या है, number of individual in population. N क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, A क्या है एरिया, T क्या है टाइम पर्टिकुलर, और D क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज इंटरफेरोन इज अ। इंटरफेरोन क्या है, ये फिर से हमारा 12th NCERT तक का ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन बहुत। इंटरफेरोन क्या होते हैं, एक तरह की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, ये एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं। और कैसी प्रोटीन होती है, एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन विच इनहिबिट्स वायरल मल्टीप्लिकेशन। लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है जो वायरल की मल्टीप्लिकेशन, वायरस की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करती है, या फिर ये RNA है जो DNA सिंथेसिस में यूज होता है, या फिर प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है, नहीं वो तो हीमोग्लोबिन होती है। प्रोटीन जो DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ये लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होते हैं, 270 अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं और इनहिबिट करते हैं वायरल मल्टीप्लिकेशन को। हम पढ़ते हैं इनके बारे में कैसे कि ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये सेल एक तरह से बाकी सेल्स को अवेयर कर देती है या सिग्नल भेज देती है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और बाकी सेल्स जो है वो इंटरफेरोन बनाती हैं फर्दर इन्फेक्शन रोकने के लिए और वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए। तो दिस इज इंटरफेरोन। नाउ द नेक्स्ट इज मोड ऑफ फीडिंग इन फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स। जो फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स हैं उनमें मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, जैसे अमीबा वगैरह में, होलोजोइक, सेप्रोजोइक, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। कुछ में होलोजोइक देखने को मिलेगा और कुछ में सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक मीन्स डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करना, और होलोजोइक मीन्स सॉलिड फूड लेना, मीन्स फूड बाहर से लेकर उसको फिर डाइजेस्ट करना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को लेकर फिर डाइजेस्ट करना, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना और फिर एब्जॉर्ब करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। जो वॉकिंग फर्न है उसका नाम वॉकिंग फर्न क्यों है, बिकॉज इसके जो स्पोर्स हैं एबल टू वॉक, या फिर इट इज डिस्पर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल्स, वॉकिंग एनिमल्स के थ्रू ये डिस्पर्स होती है, या फिर इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, ये प्रोपगेट करती है वेजिटेटिवली अपनी लीफ टिप्स के थ्रू, या फिर इट नोन हाउ टू वॉक बाय इटसेल्फ, या फिर ये जानती है कि कैसे वॉक करना है।
पहली बात करें वर्किंग फंड बोलते किसको है, एडियंसम कोडेटम। एडियंसम कोडेटम एक टेरिडोफाइट है, वर्किंग फंड बोलते हैं जिसको कॉमनली। इसकी जो लीफ टिप्स हैं अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए तो नए प्लांट बना लेती है, जिससे फंड का स्प्रेड हो जाता है ओवर ए लार्ज सरफेस, सॉइल सरफेस। जिससे क्या होगा, ये दूर दूर की सरफेस एरिया तक फैल जाती है, दूर दूर तक सॉइल में फैल जाती है। इसकी लीफ जो टिप्स हैं उन पर बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स। वो क्या अगर मिट्टी में गिर जाए, मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाए तो नया प्लांट बना लेती है। मींस ये क्या कर रही है, अपनी लीफ के थ्रू फैल जा रही है दूसरे एरिया में, बड़े एरिया में, इसलिए इसको वर्किंग फंड बोल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। इनमें से कौन सा जीन क्लोनिंग में यूज होता है, न्यूक्लियोइड्स, लोमासोम्स, मीजोसोम्स या फिर प्लाज्मिड्स। तो हम जीन क्लोनिंग पढ़ते हैं, जीन की कॉपी, हमें अगर एक जीन की बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बनानी है तो हम क्या यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते थे कि एक डिजायर्ड जीन लेते थे जिसकी हमें कॉपी बनानी है सपोज, और तब हमें उसे इंट्रोड्यूस कराना है किसी में, तो हम किसी प्लाज्मिड में उसको क्या कर लेते थे, उस प्लाज्मिड में हम उसको जोड़ देते थे। किसी प्लाज्मिड को पहले कट किया जाता था सेम एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमारी जीन को कट किया जाता था, डिजायर्ड जीन को, और इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं प्लाज्मिड में, और फिर ये होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर करने का काम करता था, और वहां पर इसकी होस्ट सेल में क्लोनिंग होती थी। प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाता है और इसकी भी कॉपी होती है बहुत सारी, तो जीन क्लोनिंग में प्लाज्मिड यूज होता है। लोमासोम्स क्या होते हैं, फंजाई में होते हैं, स्पोर प्रोडक्शन में इनका रोल होता है। लोमासोम्स किसमें है, फंजाई में। न्यूक्लियोइड्स किसको बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है सेल में, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं सराउंड रहता। मीजोसोम्स क्या है, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में ही, यानी बैक्टीरिया वगैरह की सेल में ही एक तरह के फोल्ड होते हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन के, और जो ऐसा काम करते हैं जैसे हमारी सेल में यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया जो रोल प्ले करता है ना रेस्पिरेशन के लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए, वो काम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में कौन करते हैं, मीजोसोम्स करते हैं। सो करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मिड्स। और प्लाज्मिड्स जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया वगैरह की सेल्स में ही देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब उसका जो मेन डीएनए होता है वो क्रोमोसोमल डीएनए, लीनियर डीएनए वो अलग होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसका, उसके अलावा ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और सर्कुलर डीएनए होता है। इसके बहुत सारे रूल होते हैं, जैसे कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसी इम्यूनिटी या रेजिस्टेंट कहेंगे यहाँ पर, सी वर्ड होगा रेजिस्टेंट, किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस, या फिर ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसका जीन क्लोनिंग में यूज होता है प्लाज्मिड्स का। सो गाइज आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।